गुड मॉर्निंग। अध्याय 3 अपवाह तंत्र में हम पढ़ चुके हैं गंगा और सिंधु नदी तंत्र। आज का जो नदी तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का जो विषय है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है विश्व की प्रमुख बड़ी नदियों के अंतर गिनी जाती है। इसका जो उद्गम है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुगुडुंग हिमनद में है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क एवं समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये इसका उद्गम क्षेत्र, और इसकी चीन में जो तिब्बत है उसके अंदर इसकी समतल मैदान में लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है, जहाँ इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो। इसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। तिब्बत में जो इसकी सहायक नदी है रांगो सांगपो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे वहाँ पर सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सहायक नदी रांगो सांगपो कहाँ पर मिलती है? इसके दाहिने तट पर मिलने वाली इसकी सहायक नदी। मध्य हिमालय में नामचा बरवा, ये जगह का नाम है, 7,755 मीटर के निकट एक महागढ़ का निर्माण करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, जिसे सांगपो भी कहा जाता है। करती हुई यह एक पर अक्षुब्ध व तेज भाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपाद यानी तराई क्षेत्र, जहाँ पर ऊंचाई हिमालय की कम हो जाती है, में यह सी संग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में, तो भारत में कहाँ पर आती है? अरुणाचल प्रदेश में कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में कहाँ से प्रवेश किया? सदिया कस्बे के पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग व सिकांग और लोहित मिलती हैं। भारत की बात हो रही है अब। भारत में इसकी सहायक नदियाँ, और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यानी भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आकर हो जाता है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहांग और धनसरी है। भारत में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनकी बात हो रही है। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोश हैं। सुबनसिरी, जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी भारत से अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए ये बांग्लादेश तक प्रवेश करती है, और फिर दक्षिण दिशा में बहती हुई भारत से जब बांग्लादेश में जाती है तो इसकी जो धारा का रुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहलाती है। जो ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में, उसे क्या कहते हैं? जमुना। एक यमुना नदी थी, गंगा की सहायक नदी, ये ध्यान रखना है कि यमुना नहीं है, जमुना है। और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो इसकी अंतिम जो सहायक नदी है पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन व तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, मार्ग परिवर्तन बहुत ज़्यादा करती है, और तटों पर अपर्दन ज़्यादा करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं। जितनी भी इसके अंदर सहायक नदियाँ मिलती हैं, प्रमुख नदियाँ हैं और बड़ी नदियाँ हैं।
इनके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। बरसात के कारण इनमें अवसाद की मात्रा अधिक होती है। तो अब देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी दक्षिण भारत की नदियाँ भी हम इनको कह सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। हिमालय जो अपवाह तंत्र है वो नवीन है, और जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय पर अपवाह तंत्र से भी प्राचीन है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है कि कौन से ऐसे प्रमाण हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि हिमालय पर्वत के जो नदी तंत्र हैं वो नवीन हैं, जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र उनसे प्राचीन है। पश्चिमी तट के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ये हम चित्र 3.2 में भी देख चुके हैं कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जल विभाजक का कार्य करते हैं, जो नदी तंत्रों को अलग करने का कार्य करते हैं। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, ये विशेषकर याद रखना है, दो मात्र नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेबल है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। ये इनका भी तो वहीं से उद्गम है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तथा इनकी सहायक नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय खंड की जो हैं प्रमुख नदियाँ हैं। ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। इनकी जो प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी विशेषता है, ये मार्ग नहीं बदलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं, और ये बारहमासी नहीं हैं। यानी जब वर्षा का जल इनके अंदर मिलता है तो इनमें पानी आ पाता है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। यानी कि ये नर्मदा और ताप्ती जो प्रायद्वीपीय खंड की नदियाँ हैं तो ये अपवाद स्वरूप हैं। ये लगभग वर्ष भर बहती हैं और पूर्व से पश्चिम बहती हैं, तो ये आपने याद रखना है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है, जो प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक हैं। वो नंबर 1 है, आरंभिक ट्रेसियर काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतरण व दर्शाव, जिससे समुद्र से नीचे चला गया। आरंभिक ट्रेसियर काल समय की इकाई है। जिसके कारण प्रायद्वीपीय पश्चिम पार्श्व का अवतल, यानी जो उसकी तलेटी है जिसके ऊपर ये थम रुके हुए हैं भूभाग, वो नीचे धंस गई हैं। आप लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे मूल सिद्धांत वाले में कि महाद्वीपों का और महाद्वीपीय महासागरों का जो स्थान निर्धारण है वो कैसे हुआ है और किन मुख्य प्लेटों पर ये तैर रहे हैं। यह समुद्र तल से नीचे चला गया, जिससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्य सम्मिति योजना में गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान, यानी हिमालय का प्रोत्थान का मतलब ऊपर की तरफ उठना के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। हिमालय ऊपर उठ रहा है जबकि प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो नीचे धंस रहा है धीरे धीरे, और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ है। तो इस परिघटना के कारण का जो परिणाम है वो द्रोणियों का निर्माण है। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं। नर्मदा और ताप्ती की जो द्वारा निर्मित घाटियां हैं वो उसी का उदाहरण है। अपर्दन पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। और तीसरा कारण है, इस काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हुआ है। तो झुकाव का भी कारण यहाँ पर बताया गया है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी, जो उत्तर से हम दक्षिण की तरफ पढ़ें तो प्रायद्वीपीय भारत की महाखंड की जो पहली नदी है ऊपर से उत्तर में, वो महानदी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है, जो इसका उद्गम केंद्र है, और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है।
यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है, यानी इसका पथंतर जो है 851 किलोमीटर लंबा है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में जो बंगाली खाड़ी के निकट है वहाँ पर नौचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का लगभग 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में स्थित है। अपवा जो क्षेत्र है जहाँ से इसको जल मिलता है और जहाँ से इसका जल बहता है वो क्षेत्र अपवा क्षेत्र। सेकंड नदी है महानदी के बाद गोदावरी। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो गोदावरी है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल है, सभी विद्यार्थी इसे अच्छी तरह से नोट करें। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में और 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ किसकी, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा हैं। ये सभी सहायक नदियों के नाम हैं, तो विचलित नहीं होना है। पोलावरम के दक्षिण में जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में बारी बाड़ें आती हैं, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजा मुद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। तो गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, बड़े प्राकृतिक। तो अन्य नदी है गोदावरी के बाद कृष्णा, प्रमुख नदी है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी गोदावरी के बाद जो प्रायद्वीपीय तंत्र की बड़ी नदी है वो कृष्णा है, जो इस सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। जो उद्गम केंद्र है सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। जो मुख्य धारा है उसकी लंबाई। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण का क्षेत्र का लगभग 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। तो इसका अपवा तंत्र जो है उसका विभाजन करके आपको दिखाया गया है। अब अन्य प्रमुख जो चौथी नदी है वो है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में बरहागिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो इसका उद्गम केंद्र। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। अपवाहित क्षेत्र दिया गया है, अपवा क्षेत्र नहीं। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है, यानी वर्ष भर बहती रहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 46% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसके अपवा क्षेत्र का प्रतिशत के अनुसार विभाजन कौन कौन से राज्य में है। इसकी सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो 2 अपवाद नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती की। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य या भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महागढ़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ये जलप्रपात का नाम है। लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह भड़ोच के दक्षिण, भड़ोच स्थान का नाम है, अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। इसकी प्रमुख जो परियोजना है वो सरदार सरोवर परियोजना है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई नई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्रित करें और आपस में ये नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने के लिए चलाई गई है। और अन्य जो प्रमुख नदी हम पढ़ेंगे अभी ताप्ती,
पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुमताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है, यानी सिंचित करती है। इसके अपवा क्षेत्र का 79-79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरावली में पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये राजस्थान में अरावली की बात कर रहे हैं हम। लूनी नदी किसी समुद्र या महासागर में नहीं मिलती है, एकमात्र नदी है जो प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, जो समुद्र में ही गिरने से पहले नष्ट हो जाती है यानी विलीन हो जाती है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। यानी लूनी नदी की दो सहायक नदियाँ कौन सी, सरस्वती और सागरमती, कहाँ मिलती है, गोविंदगढ़ के निकट। नाम क्या हुआ, लूनी। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, कच्छ के रण में जाकर मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक यानी वर्षा आधारित है। जब वर्षा होगी तो इसके अंदर पानी होगा, वरना ये सूख जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार में ऐसी भी बहुत सारी छोटी नदियाँ हैं जो मौसमी नदियाँ हैं, जिनमें वर्षा के जल के कारण जल प्राप्त होता है। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जल मार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढें। शत्रुनिज एक ऐसी नदी है जो अमरावली में डल कहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अन्यावाल गांव के निकट से निकलती है। ढांडर नदी पंचमहल नदी के घंटार गांव से निकलती है। ये सभी छोटी छोटी नदियां हैं जो बरसाती आधारित हैं। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं, माही और साबरमती। साबरमती आश्रम के बारे में भी आप जानते हैं, वो इस नदी के नाम पर ही रखा गया है। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालिंद नदी बेलगांव जिले से निकलकर करावाड़ा वाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदित नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि आप इसे ढूंढने में कामयाब होंगे। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है गोवा की महत्वपूर्ण नदियों का। एक का नाम मांडवी और दूसरी जुआरी है। आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पेओनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित सिंचित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और किसको जल कहाँ से मिल रहा है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यास्तूपुझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई बेनाद झील में जा गिरती है। तो ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की जो बरसाती या मौसमी नदियाँ हम इनको बोल सकते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, तो अब ये तो हमने पढ़ी अभी तक पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली छोटी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। अब कुछ छोटी नदियाँ ऐसी भी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं। कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वाम धारा, पेन्नार, पालार, वेगाई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो बरसाती और मौसमी नदियाँ हम जिनको कह सकते हैं। तो इन नदियों को आपने ढूंढना है और मानचित्र में फिलअप करना है। नदी बहाव प्रवृत्तियाँ। नदी के बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती। इसमें ऋतुओं के अनुसार यानी मौसम के अनुसार और ऋतु के अनुसार
बदलाव होता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। तो नदी बहाव प्रवृत्ति क्या है? किसी एक नदी के प्रमुख जो द्रोणी या चित्र है उसमें वर्ष पर्यंत या कितने महीनों तक या कितने समय तक जल उपलब्ध रह पाता है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि ये अपना बल जल बर्फ़ पिघलने तथा वर्षा से प्राप्त होने से करती हैं। तो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उनका जल कहाँ से मिला? बर्फ़ पिघलने और वर्षा से। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे उनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको टेबल दिखाई गई है और इन नदियों की तुलना भी की गई है। जो प्रायद्वीप पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन पर का माप है। इसे क्यूसेक पानी को मापने की इकाई है। फुट प्रति सेकंड या क्यूसमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय ही वर्षा ज़्यादा होती है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चला जाती है। इस प्रकार नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है, यानी मानसून के दौरान वर्षा हुई तो नदी को जल ज़्यादा प्राप्त हुआ। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण नदी का प्रभाव मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, यानी वर्षा कम होती है इसलिए कम पानी मिलता है। लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है वर्षा के कारण, तो यह अचानक उफान पर आ जाती है, यानी एकदम से या कुछ अल्प समय में ही इनमें जल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक है, यानी पानी की मात्रा आप देखिए गंगा और इसके अंदर कितना अंतर है। तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक है। गोदावरी में न्यूनतम बहाव मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इसके प्रभाव में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक होता है। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। तो ये छोटी नदियाँ और बड़ी नदियाँ आज हम पढ़ चुके हैं। अब है नदी जल उपयोग की सीमा, कि नदी का जल उपयोग किन किन कार्यों तथा कैसे कैसे किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के लिए भी उनका संरक्षण हो सके। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। 12 नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती हैं, किंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है, इसके प्रबंधन की? तो ये किस प्रकार की समस्या है, ये आपने सोचना और लिखना है। क्या एक द्रोणी की जल अधिकता को जल की इस कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? अगर कोई योजना बनाई गई है तो उसके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, तो लिखिए। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? क्योंकि गंगा नदी में पानी अधिक है तो अधिक पानी को ही हम स्थानांतरित कर पाएंगे। मुख्य समस्या क्या है? तो देखिए यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है। धरातल के उबड़ खबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जाने। मैदानी क्षेत्रों में पठारी क्षेत्र को जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है?
जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें व लेख तैयार करें। अपने विचार लिखने हैं। तो आप नदी में पर्याप्त जल की मात्रा के उपलब्ध होने के क्या कारण समझते हैं? नदी जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? नदी जल में गाद के क्या कारण हैं? ऋतु वन जल का असमान प्रवाह, यानी समय के अनुसार नदियों में जल स्तर घटता बढ़ता रहता है, उसके क्या कारण हैं? राज्यों के बीच नदी जल विवाद, किन किन राज्यों के मध्य नदियाँ जो है विवाद का कारण हैं? मुख्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना, इनके बारे में आपने जो भी आपके संज्ञान में है, ज्ञान में है, वो आप लिख सकते हैं या इनके बारे में पता करें। नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? तो नदी प्रदूषण के अपने यहाँ पर कारण तथा उनको कैसे शुद्ध किया जा सकता है, ये सब लिखना है। थैंक यू। आज का जो अध्याय 3 है अपवाह तंत्र, यहीं पर समाप्त होता है। आपने नदी प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है और नदी जल के उपयोग हो सकते हैं, ये सब आपने अलग से लिख लेने हैं। थैंक यू सभी।